सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में एसे का 3 क्वेश्चन का मैं सिनॉप्सिस तैयार करके बता रहा हूं कि उसमें कैसे इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा जाए, क्या बॉडी पार्ट में लिखा जाए, क्या अंतिम में निष्कर्ष लिखा जाए। और मैं काफ़ी सारा कोटेशन या कुछ पंक्तियां को लेके बताऊंगा कि कहाँ कहाँ के आप यूज करेंगे ताकि आपका ये एसे काफ़ी अच्छा हो जाए। और ये 3 क्वेश्चन मैं आज लिखने ग्रुप में दिया हूँ, तो उसी के रिगार्डिंग ये मेरा वीडियो है। अगर कोई यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो वो भी इसको लिख कर नीचे टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, वहाँ आप इसको भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जो 3 जो टॉपिक लिया हूँ वो राजनीति से ही, और ये बर्निंग इशू लिया हूँ जो कि बहुत ही चर्चा में रहा है, जिसमें कि एक तो पहला है आपका कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। दूसरा है कि जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म चुनाव सुधार, उसमें क्यों नीड है, क्यों आवश्यकता है, इसमें क्या चुनौतियां क्या चैलेंजेज हैं, और क्या वे टू फॉरवर्ड या आगे की राह या फ्यूचर में मेरा इसमें क्या होना चाहिए। और तीसरा जो एक है सेकुलर पॉलिटिक्स, धर्मनिरपेक्ष राजनीति क्यों आवश्यक है और इसके क्या चुनौतियां हैं। ये 3 टॉपिक जो काफ़ी अभी मतलब कि बर्निंग इशू है पॉलिटिकल। अगर पॉलिटिक्स से अगर ऐसे पूछेगा तो ये टॉपिक से जो ना पूछने का ज़्यादा चांस है। इसी तीनों का मैं आप सिनॉप्सिस करके बता रहा हूँ। उसके पहले कुछ और जो डिस्कस कर दूँ, अभी तक जो है जो टॉपिक कवर हो चुका है एसे में, वो जिसमें कि आपका डेमोक्रेसी का टॉपिक हो चुका है, सोशल मीडिया हो चुका है, वुमेन एम्पावरमेंट हो चुका है, आरक्षण हो चुका है, फिर आपका जो है ना महिला आरक्षण भी करा दिया हूँ, एजुकेशन भी ऐसे हो चुका है, फिर जो आपका जो न्यायिक सक्रियता का हो चुका है, पार्लियामेंट का भी एक हो चुका है, बाकी फेडरल सिस्टम का करा दिया गया, आत्मनिर्भर भारत, फिर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो बनने जा रही है उसका, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति बिहार इसमें हो चुका है, फिर जातीय जनगणना बिहार इसमें में करा दिया हूँ, शराबबंदी भी हो चुका है, बिहार की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी हो चुका है, एग्रीकल्चर का और जीविका और कैसे एम्पावरमेंट हो रही महिलाओं का हो रहा है उसका भी कर दिया हूँ। फिर कुछ जो है ना आपका जो प्रोवर्ब या जो लोकोक्तियाँ आधारित मैं काफ़ी सारा प्रैक्टिस करा दिया हूँ, जिसमें कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, फिर बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया, यदि मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता, फिर मजहब ने सिखाता आपस में बैर करना, अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी तक हो चुका है। बाकी 2 फुल लेंथ टेस्ट भी हो चुका है, और 2 फुल लेंथ टेस्ट जो हुआ है उसमें हर एक टेस्ट में 12 क्वेश्चन रहता है। इसका मतलब ये है कि 24 टॉपिक आपका वहाँ भी हो गया और सबका मोड आंसर दे दिया गया है। तो अभी तक जितना भी चीज़ें कराया गया है आप उसको करें। अब आगे जो बचे हुए समय में अभी हम लोग जो है जो बर्निंग इशू है, मतलब जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है, उस टॉपिक का ऐसे कवर करें। हालांकि पहले भी मैं किया हूँ, तो आज का ये 3 टॉपिक मैं कर दूँगा। फिर नेक्स्ट जो है ना कल या परसों इसमें से कि अभी नेशनलिज्म को लेकर काफ़ी रहता है, राष्ट्रवाद, इसको कर देंगे, यूसीसी का कर देंगे, एक पंचायती राज व्यवस्था से कर देंगे, और राजनीतिक अपराधीकरण ये भी जो ना इशू में रहता है, तो इसको भी हम कवर कर लेंगे। बाकी ये पॉलिटी हो जाएगा। फिर ऐसे करके अगर इकोनॉमी का कोई और टॉपिक है या जो है सोशल कोई इशू है उसको भी कर लेंगे, कुछ इंटरनेशनल इशू कर लेंगे, कुछ विदेश नीति से ऐसे में 1-2 पूछ देता है, तो इन सब चीज़ का कर लेंगे। कई लोगों का ये डाउट है कि क्या ऐसे रिलेटेड टॉपिक से ऐसे जो जीएस का जो टॉपिक है क्या उससे रिलेटेड ऐसे आएगा, क्यों नहीं आएगा। देखिए सेक्शन ए है और सेक्शन बी जो ऐसे में रहेगा वो तो आपका, देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो है ना किसी भी एरिया से क्वेश्चन हो सकता है। वो आपका पॉलिटिक्स से हो सकता है, आपका सोशल हो सकता है, फिर आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है, इंटरनेशनल रेफरेंस होता है, किसी से हो सकता है। हाँ, लेकिन सी जो सेक्शन है वहाँ आपका बिहार स्पेसिफिक रहेगा, वहाँ कुछ आपको प्रोवर्ब लोकोक्तियाँ या कुछ, या ए और बी में भी कुछ फिलोसफिकल टाइप का हो सकता है, यूपीएससी लेवल का होगा। तो कई लोगों को ये लगता है कि नहीं सिर्फ बीपीएससी फिलोसफी ही पूछेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एशिया में सिर्फ फिलोसफिकल ही सिर्फ ऐसे नहीं रहेगा, उसमें और भी एरिया से रहेगा। हाँ, लेकिन ये कि जो सेक्शन सी और बिहार इस पे होगा, बाकी बिहार इस पेपर में जितना भी बर्निंग इशू है वो मैं लगभग मोटामोटी कवर करा दूँ। बाकी आगे जो भी होगा उसको भी मैं कवर कराऊंगा, उसका कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आज का जो पहला टॉपिक है, भारत में चुनाव सुधार, आवश्यकता, चुनौतियां और भविष्य की राह, इलेक्ट्रल रिफॉर्म इंडिया, नीड, चैलेंजेस एंड क्या आपका इसमें फीचर होना चाहिए। कि इसमें आपको क्या कैसे अप्रोच लेना है। जब भी कभी इलेक्शन को लेके कोई भी टॉपिक अगर ऐसे आ जाए तो उसमें आपके पास कुछ ना कुछ पोयम होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके पास पंक्तियाँ, कोटेशन आपके पास अवेलेबल ऑलरेडी 5-10 की संख्या में होना चाहिए। तो मैं यहाँ 5-6 लिख को आपको बता रहा हूँ, आप इसको ना एग्जाम में यूज कर लेंगे। जैसे कि इसमें एक जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का एक कहीं ना कहीं क्या है आपका यूनिवर्सिटी, मतलब कि जो पॉलिटिकल एजुकेशन कहाँ से लोगों को मिलता है, ये आपका इलेक्शन से ही मिलता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मुनव्वर राना जो है एक बहुत बड़े शायर हैं, उनका ये स्टेटमेंट, उनका ये कहना है कि शरीफ इंसान आखिर क्यों इलेक्शन हार जाता है,
किताबों में तो लिखा था रावण हार जाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो कटाक्ष एक व्यंग है अभी के वर्तमान की जो हमारी चुनावी सिस्टम है उस पर। तो आप इसको भी लेके अगर जाओ चुनावी में क्या क्या प्रॉब्लम आ चुकी है हमारे देश के इलेक्टोरल सिस्टम में, आप यहाँ से इनका स्टार्ट कर सकते हैं। एक और है दुष्यंत कुमार जी का एक बहुत बड़ा अच्छा कविता है कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है, बहुत मशहूर है आए ज़रूर आप यहाँ, ये मुल्क देखने लायक तो है हसीन नहीं। दैट मीन्स का मतलब ये है कि अगर हम अपने देश की अगर समस्या को देखेंगे तो एक जो चुनावी समस्या जिसमें खासकर जातिवाद, आपका अपराधीकरण, कीमत बैकग्राउंड का लोगों का आना, चुनावी फंडिंग, एक कई सारे ऐसे इशू हैं जिसको सुधार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ऐसे करके चीज़ों को बीच बीच में कहीं डाल सकते हैं। दूसरा जो है एक आपका इसमें एक और है, ये सुदामा पांडे धूमिल जी का ये लाइन है। इनका कहना है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है और ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन। बहुत ही फेमस लाइन है, आप इसका जरूर यूज करें। सुदामा धूमिल का ना ये लाइन है। अब इसमें देखो सिंपल सा कहने मतलब ये है कि हमारे देश के किसान हैं, मजदूर हैं, वो अपने काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक तीसरा कहीं ना कहीं जो एक पूंजीपति है या जो राजनेता लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जो है ना देश में क्या ना गड़बड़ कर रहा है, और यह हमारे इसमें संसद काफ़ी क्या है मौन है। ऐसे करके आप इसको बता सकते हैं। एक और जो अगर आपको स्टेटमेंट लिखना हो एक इसमें लिख सकते हैं, एक सफल चुनाव किसी लोकतंत्र को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, तो चुनाव प्रक्रिया की विफलता राष्ट्र को पतन के गर्त में ढकेल सकती है। अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन लिखना चाहते हैं तो आप इसको आराम से वहां पे यूज कर सकते हैं। बाकी ये जो अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है कि बुलेट की शक्ति बुलेट से कहीं अधिक होती, ये इनका काफ़ी फेमस लाइन है। आप ये भी आप लिख सकते हैं चुनाव के सिस्टम का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। ये आपका कुछ ना आपका लाइन हो गया, पंक्ति हो गया, जिसको आपको कॉपी में ही होना चाहिए और ये याद हो जाए, आप कहीं भी इसका ऐसे में यूज कर सकते हैं। अब जो ये जो दिया था मैं ऐसे कि टॉपिक जो है आपका कि भारत में चुनाव का सुधार क्यों आवश्यकता है, क्या समस्या चुनौती है और आगे इसमें फ्यूचर क्या होनी चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा सा सिंपल वही इंट्रोडक्शन में कोई भी जो मैं जितना लाइन बताया उसमें से कोई एक लेके, इंडिया जब से आज़ाद हुआ था हमने इलेक्ट्रिक सिस्टम को, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था। डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं हमारे जो चुनावी राजनीति का हमने घोषणा किया था कि और इलेक्शन हर एक लोकसभा, विधानसभा या और भी चीज़ों का चुनाव होगा जिसमें कि जनता वोटिंग करेगी। लेकिन पिछले अगर हम 70 वर्षों का अपना जर्नी देखेंगे तो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में हालांकि बहुत सारा सुधार हुआ है, बहुत सारा कमेटी का गठन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी चीज़ें, लेकिन कई सारे ऐसे इशू हैं जिसको जो है रिजॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वही तो क्यों आखिर नीड क्यों, आप वो खाली वो सब प्रॉब्लम दिखावें, जितना भी प्रॉब्लम वर्तमान की चुनावी राजनीति में वो दिखावें, तब फिर इसके सामने क्या चैलेंजेस है इस सुधार समय, और फिर आगे हमको क्या क्या इसमें करना चाहिए ये आपको दिखाना चाहिए। तो अब यहाँ पर आइए इसमें जो क्या क्या आप जो तो इंट्रोडक्शन पार्ट में यही आप डेमोक्रेसी लेके स्टार्ट कर सकते हैं, आज़ादी से कब तक हमने क्या क्या किया वो लिख सकते हैं। बाकी अब बॉडी पार्ट में मेनली यहाँ पे क्या लिखा जाए तो आप वही लिख सकते हैं कि जब मेरा देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस हम जब प्राप्त किए थे, उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना इस पर्पज़ से हमारे यहाँ क्या हुआ था कि ताकि हम एक नई ऊंचाई, एक नई हाइट को हम प्राप्त करें। बट जो है ना, और उस समय हमारे आज़ादी के समय जो देश के जितने भी नेता थे, लीडर थे, उनमें कहीं ना कहीं एक इथिक्स दिखता था, वो नैतिक रूपों में काम करते थे। अगर कोई भी गलती होता था वो तुरंत इस्तीफा दे देते थे। तो कहने का मतलब यहाँ वही है कि उनमें ना जो भी अच्छे चीज़ करने की भावना कूट कूट के भरी हुई थी, मतलब कि और उनका एक ही मात्र लक्ष्य था कि देश को पॉलिटिकल रूप से, इकोनॉमिक रूप से, सोशल रूप से प्रोग्रेस करना है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स है, कई सारी ऐसी चुनौतियाँ हैं जो इसमें समा गई है, जो कि देश के लिए कहीं ना कहीं एक मतलब कि सही नहीं है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कई सारी ऐसी समस्या है, वही कि हम आज़ाद तो हुए थे आधी रात को, बट सवेरा अभी तक नहीं हुआ। मतलब हम जिस चीज़ को लेके हम चले थे कि हम काफ़ी फिर बुलंदियों को छू लेंगे, लेकिन आज इलेक्टोरल हमारे देश में सिस्टम में कई सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो कि हम अभी तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। क्योंकि देखिए इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे देश में जो भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है उसका राजनीतिक समाधान ही, क्योंकि सरकार ही सब कुछ करती है, और सरकार जो बनती है उसको कैसे बनती है, सरकार जो बनती है बाय इलेक्शन के द्वारा। इलेक्शन का जब
जब प्रोसेस ही गलत होगा, ऑब्वियस सी बात है सरकार में भी गलत लोग जाएंगे। अभी देखिए आप, पार्लियामेंट हो गया, विधानसभा में जो भी बैठक होता है, जो भी सेशन होता है, सारा सेशन शोरगुल से खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अभी के नेताओं में नैतिकता का बिल्कुल नहीं है कि भाई देश की जनता, एक एक मिनट में लोग लाखों रुपया खर्चा पार्लियामेंट में हमारा होता है, टैक्स का पैसा जनता का, लेकिन ये लोग उसकी वैल्यू को समझ नहीं रहे। तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं इतनी सारी विसंगतियाँ आ गई है ना, आप इसको ब्रॉड लेवल पे इसको लिखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ये दिखाएंगे कि भारतीय लोकतंत्र का अभी जो प्रोसेस है, चुनावी प्रोसेस जो है, उसमें कई सारा प्रॉब्लम है, जैसे समस्या चुनौती देखिए, मतलब क्यों मतलब आवश्यक है, आप आवश्यकता मतलब इसलिए क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम्स है, चुनौतियां हैं। जैसे कि पहला लिखिए कास्टिज्म है, जातिवाद, देखिए कहाँ नहीं होता है जातिवाद, आपका कौन उम्मीदवार खड़ा होगा, वोटिंग में, प्रचार में, यहाँ तक कि जो मंत्री परिषद का गठन होता है वहाँ भी जाति को देखा है, तो आप इसको डील करेंगे अच्छे से। फिर लिखेंगे वंशवाद, इंडिया में लिखेंगे कुछ ही परिवार के पास जो है ना पूरी पार्टी है, पार्टी एक कंपनी की तरह काम करती है। आप एग्जांपल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साउथ और नॉर्थ बिहार सबका एग्जांपल दीजिए। और धनबल, ठीक ना, और बाहुबल, मतलब कि मनी पावर भी है और मसल पावर भी, ये तो बहुत बड़ा इशू है। आप 1990 के बाद देखिएगा ये और बढ़ गया। तो आप यहाँ पे ADR का डेटा देख सकते हैं कि मतलब कि लगभग 43% तो अभी लोकसभा में गड़बड़ लोग आ चुके हैं। फिर विधानसभा का एग्जाम्पल दीजिए, तो कहाँ नहीं, मतलब कि जितने भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, MLA हो, MP हो, सबके मतलब कि 40% के ऊपर कहीं ना कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड का रिकॉर्ड है। आप ये, और उन सब लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, तो आम जनता तो यहाँ पे चुनाव जीत ही नहीं सकता है। तो ये आप प्रॉब्लम दिखाएंगे। फिर इसको फिर डील करेंगे कि कैसे आपराधिक किस्म के लोगों का यहाँ राजनीति माना हो रहा है। फिर जो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो धर्म के नाम पे वोट को मांगा जा रहा है, मतलब कम्युनल घटनाएं हो जा रही है। फिर रीजनल क्षेत्रवाद भी देखिएगा कि हाँ हम गुजराती, हम बिहारी हैं, हम साउथ वाले, ये भी चुनाव में काफ़ी देखने को मिलता है। फिर कम परसेंट, मतलब लगभग 60 से लेकर 65% तक वोटिंग होता है, ये भी कहीं ना कहीं मतलब वोटिंग कम से कम 80% 90% तो होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा दुनिया का बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सब भी एक समस्या है। फिर कहीं ना कहीं जो वोटिंग बिहेवियर होता है, यहाँ जाति धर्म के नाम पर हम लोग वोट कर, पैसे के नाम पे वोट कर देते हैं, कोई शराब पी के वोट कर देता है किसी को, तो ये सब ना कहीं कहीं वोटिंग बिहेवियर भी हमारे यहाँ एक गलत पैटर्न पे जा रहा है। फिर राजनीतिक पार्टी RTI के तहत नहीं, मतलब राजनीतिक पार्टी से अगर आप RTI के जरिए अगर कोई सूचना मांगना चाहिए तो वहाँ सूचना आपको नहीं मिलता, ये दिखा सकते हैं। फिर आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी ये काफ़ी चर्चा में इशू है, ठीक ना। फिर EVM विवाद आप दिखा सकते हैं। फिर चुनाव प्रचार में जिस तरह से पार्टी प्रचार करती है, हेट स्पीच करती है, तो उससे कहीं ना कहीं माहौल काफ़ी गड़बड़ हो जाता है। फिर जो चुनाव आचार संहिता जब लगता है, मोड ऑफ कंडक्ट जब लगता है, तो उसमें भी देखिएगा उसका लोग उल्लंघन कर देते हैं, और ऐसा आरोप लगता है कि जो सत्ता में बैठी हुई सरकार होती है वो इसका उल्लंघन करती है। फिर चुनाव आयोग से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष है या नहीं, उस पर भी कई सारे आरोप लगते हैं। फिर इसमें पेड न्यूज़ की बात है। फिर ओपिनियन पोल में भी कुछ इशू होता है। फिर चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का यूज होता है, मतलब कि बातें आती सामने। फिर यहाँ पे राइट टू रिकॉल आप दिखा सकते हैं, हमारे देश में राइट टू रिकॉल सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था में है, और MP और MLA का आप नहीं कर सकते हैं। फिर चुनावी फंडिंग, पैसा लोग के कहाँ से आता है, लोग आज पता नहीं चलता है कितना पैसा कहाँ से आया, मतलब अवैध रूप से या ब्लैक मनी है कि कहाँ, कोई ठिकाना नहीं है। फिर चुनाव में महिलाओं की काफ़ी कम भागीदारी है, आप देखिए लोकसभा विधानसभा में, यहाँ तक मंत्री परिषद में महिलाएं कम जा रही है, और कहीं ना कहीं दल बदल जो है, एक नेता आज यहाँ तो कल वहाँ कहीं चला गया। ये सारा समस्या है, जो ना प्रॉब्लम्स है हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में। बाकी आपको और भी अगर कुछ लगता है तो आप इन सारे बातों को एग्जाम्पल के साथ डील करेंगे, तब आपका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत 1000 वर्ड से भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद जो है इतना दिखा दीजिएगा। अब वही है कि जो भी इतना प्रॉब्लम्स आपको दिख रहा है, हालांकि ऐसा नहीं कि हमारे देश की सरकार ने इसके लिए काम नहीं किया। अब यहाँ दिखाएंगे कि जो चुनाव सुधार के लिए क्या प्रयास अभी तक हुए हैं या क्या स्टेप लिए गए। स्टेप पहला है कि कई तरह कमेटी गठन हुआ है, फिर कई जो चुनाव आयोग ने कई तरह अपना सिफारिश किया है, फिर संसद ने भी कई तरह प्रयास किया है, और सुप्रीम कोर्ट भी अपने जरिए कई तरह का प्रयास है। तो आप ऐसे सबका जो चुनाव सुधार में सबने क्या क्या किया है इसको बाद देख लीजिएगा। और अब कुछ जैसे गोस्वामी कमेटी है, बोहरा समिति है, इंजन समिति, इन सब का गठन कहीं ना कहीं चुनाव सुधार के लिए हुआ है। फिर आपका इलेक्शन कमीशन जैसे EVM लाया है, मतदाता फोटो पहचान लाया है, फिर उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड का इतिहास का विवरण देने को कहा है, फिर VVPAT लाया है, फिर चुनाव खर्च की सीमा तय करता है। ये सब चुनाव आयोग द्वारा किए गए अच्छे काम है। फिर आप पार्लियामेंट ने भी एक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट लाया है। फिर 61 संविधान सन 4 के जरिए 21 से 18 साल लड़कियों वोटिंग का वोटिंग का एज किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट नोटा लाया है, बाकी आपराधिक किस्म के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको सोशल मीडिया पर अपने बारे में कुछ जानकारी देना था। ऐसे कई सारे जो है ना चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी हमारे देश में जो है ना अभी भी कई सारा चुनौतियाँ चल, जैसे कि पहला
पार्टी भ्रष्टाचार जो का त्यों है, नैतिकता काफ़ी नेताओं का गिरता जा रहा है, जाति धर्म पे अभी भी इस्तेमाल हो ही रहा है, वोट बैंक की खरीद फरोख्त हो रहा है और कम मतदान, ये सब समस्या आप यहाँ पे इतना सब कुछ होने के बाद अभी दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे ये है कि ये जो चुनाव में जो कमियां हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे देश की सिस्टम पे। तो पहला दिखाई कि भाई संसद में की जो प्रोडक्टिविटी घटती जा रही, देखिए सेशन कितना कम होता है, शोरगुल से हो जाता है, 10% भी काम नहीं होता। आप यहाँ डेटा देकर लिखेंगे। फिर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक कट्टरता जो है एक नेता दूसरे को बढ़ता जा रहा है, हेट स्पीच होता जा रहा है। फिर जो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ ये काम होता है कहीं ना कहीं, और इसमें जनता के पैसे क्या हो रही है, बर्बादी हो रही है। ये सब आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। अब यहाँ पे वही आप देखिए इतना समस्या है तो वही चीज़ है कि यहाँ आप ये भी देख सकते हैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए नीड है, मतलब कि हमारा आवश्यक हो गया है चुनाव सुधार करना। हाँ, उसके सामने क्या समस्या है, क्या चुनौतियाँ हैं, आप ये दिखा दीजिएगा यहाँ पे। अब आगे फ्यूचर में क्या इसके लिए करना चाहिए। अब देखिए फ्यूचर में आपको यही करना चाहिए कि स्टेट फंडिंग या खर्चों की सीमा पर प्रभावी कदम की भाई इतना है आपको खर्च करना पड़ेगा। बाकी मतदान परसेंटेज को बढ़ाया जाए, राजनीतिक पार्टी को आरटीआई जरिए लाया जाए, इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर होनी चाहिए। चुनाव आयोग की जो भी सुधार है उसको करना चाहिए। फेक न्यूज़ पेड न्यूज़ पर रोक लगना चाहिए। महिला आरक्षण को मिलना चाहिए। जनता में खुद को बदलाव लाना, सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे ये लिखिएगा कि जब तक जनता जाति धर्म के नाम को छोड़ के जब तक वोट नहीं करेगी देश में कुछ नहीं होगा, क्योंकि आखिर वोटिंग तो जनता ही करती है ना। ठीक है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी चुनाव में लड़ रहा है, लेकिन जनता को चाहिए कि नहीं हमको उसको वोट ना दे, लेकिन हम लोग जब वोटिंग करते हैं जाति धर्म के नाम पर बह जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत दिक्कत है। आप यहाँ पे जनता को भी लेकर थोड़ा टारगेट कि हाँ आप जनता को भी सुधार होना चाहिए। बाकी वही महात्मा गांधी को कोट की जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले खुद में लाइए। जो बदलाव आप देश की सिस्टम में देखना चाहते हैं, नेताओं में देखना चाहते हैं, वो बदलाव आप खुद लाइए। पहले खुद सही लोगों को वोट कीजिए, नहीं तो नोटा दबाइए, खत्म बात है। अपने जनता लोग अपने पार्टी के लोग सब सोचेंगे तो वही है। मतलब कहने होता है आप अंतिम में वही लिखेंगे कि एक वोट देश की तकदीर बदल सकती है। अतः यहाँ जनता को जो है पार्टी को समझना चाहिए। बाकी किसको वोट कर रहे हैं, जाति धर्म के नाम हमको वोट नहीं करना चाहिए, ताकि तभी एक हम बेहतर भविष्य एक विकसित भारत बना सकते हैं। कब 2045 तक। और 100 वर्षों में इस देश के हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो भी संविधान ने बनाया है या जो शहीद हुए हैं उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगा कि आते आते इन सब चीज़ों को दूर करना चाहिए, ताकि देश का जो है ना पूरे दुनिया में विश्व गुरु और G20 का हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को अमृतकाल भी चल रहा है, अतः इन सब चीज़ों को सुधार करना चाहिए ताकि मेरा देश और बेहतर गति से आगे। क्योंकि राजनीतिक ही वो सब चीज़ है जो कि हर एक समस्या का तो समाधान यही से निकल कर आता है, इसलिए इसका साफ सुथरा होना जरूरी है और इलेक्शन होना अच्छा और भी जरूरी है। तो आप ऐसे करके बातों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपका ये लगभग हर एक एंगल, जैसे कि क्वेश्चन का जो मेन थीम था वही कि नीड क्यों है, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम है, उसको सुधार करने में क्या समस्या वो चुनौती का दिखा दिया, और आगे भविष्य की राह क्या होना चाहिए आपको ये भी मैं दिखा दिया। अगर आप जितना मैं इसमें लिखा होगा इतना लगभग आपको 1500 से अधिक वर्ड हो जाएगा, लेकिन हाँ उतना नहीं, अभी आपको 800 से लेके 1000 शब्दों तक आराम से लिखा। देखिए कई लोग पूछते हैं कितने पेज में आंसर होना। देखिए पेज पे मत जाइए। अगर आप मान लीजिए एक पेज में 120 वर्ड लिखते हैं, मान लेते हैं, कोई लोग 150 वर्ड भी लिखते हैं, तो इसलिए मैं पेज नहीं बताता क्योंकि कोई ऐसे होता है कि एक ही पेज में 200 वर्ड लिख देते हैं, इसलिए मैं पेज नहीं बताता। आप सिंपल वर्ड पे जाइए। मोटा मोटी आप 800 से लेके 1000 के रेंज में लिखें, हाँ, लेकिन मोटा मोटी 1000 तक पहुँच जाए, 1000 वर्ड तक। अब उसमें आपका जितना पेज खत्म हो जाए होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उस अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करें। बाकी ये आप सिनेप्सिस क्या पूरा मैं एक तरह से बता ही दिया इसमें कहाँ आपको क्या डालना है। हाँ, बाकी इसमें कुछ लेटेस्ट एग्जाम्पल कुछ डेटा अगर होगा तो और भी अच्छा होगा, इसको कर दीजिएगा। अगला जो इसमें है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो ये देखिए अभी काफ़ी वर्निंग इशू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार बोला है और भी नीति आयोग ने और भी कई जगह कुछ पार्टियां इसके पक्ष में है, तो इसलिए काफ़ी चर्चा में रहता है। देखिए इसमें इंट्रोडक्शन या भूमिका में आप कोई भी एक कोटेशन या कोई सुधार को लेकर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना अब बॉडी पार्ट में इसमें ये लिखेंगे कि ये क्या है आखिर, ठीक ना, ये चर्चा में क्यों है, किसने इसको चर्चा में लाया है, मोदी जी ने लाया है, और विधि आयोग इसके बारे में क्या कहती है, नीति आयोग क्या कहती है, इन सब का आप 1 या 2 पैराग्राफ में क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। वही कि 1 नेशन का मतलब वही है कि एक ही साथ लोकसभा विधानसभा का चुनाव होना, ठीक ना। तो तब आप ये लिखेंगे मोदी जी ने ऐसा चर्चा किया है। फिर अगले पैराग्राफ आप लिखेंगे यहाँ पे आज़ादी के बाद, और लिखेंगे कि ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। आपने इंडिपेंडेंस 1952 में, 57 में, 62 में, 67 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुआ, लेकिन क्या हुआ 1968 में कई राज्यों की
सरकार पहले ही गिर गई या कहीं कहीं राष्ट्रपति शासन लग गया जिससे क्रम गड़बड़ा गया, तब से आज तक गड़बड़ ही क्रम है। आप ऐसी बात को लिखें। फिर आज यहाँ लिखेंगे कि आज हालात ये हो गए हैं कि प्रत्येक 2 से 3 महीने कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। अभी देखिए नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुआ था, फिर देखिए कर्नाटक में चुनाव, मतलब 2 महीना हुआ नहीं फिर चुनाव आ गया, फिर कर्नाटक में होगा कहीं और हो जाएगा, फिर कहीं और, तब तक लोकसभा चुनाव आ जाएगा। मतलब हर एक 2 महीने में देश में इलेक्शन होता ही होता है। समझिए कितना नेताओं का नुकसान, जनता का नुकसान, पैसे की बर्बादी, काफी बड़ा प्रॉब्लम हो गया। इसलिए ये बहुत बड़ा इशू है जिसको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। आगे अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के पॉजिटिव क्या फायदे हैं, मतलब क्या फायदे हैं, इसके क्या निगेटिव या इसके क्या फेवर में क्या तर्क हो सकते हैं और इसके अगेंस्ट में क्या तर्क होते हैं। क्योंकि इतना लिखने बाद आप यही लिखेंगे तब इसमें पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे, तो आप लॉजिकल बात करेंगे कि पक्ष में देंगे तर्क या फेवर में लिखेंगे कि देश के लिए कोई नई बात नहीं है। पहली बात तो ये भाई, अगर ये आज़ादी के बाद हम लोग तो इसको किए ही थे, तो इसको लागू इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इसमें एक पैराग्राफ डालिए आप कम से कम। फिर दूसरा तर्क दीजिए कि हमारे धन, मनी और टाइम के काफ़ी अधिक खर्च होता है। ऐसा एक अनुमान है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ से अधिक पैसा खर्चा हुआ। इतना अधिक पैसा, समझ लें बहुत पैसा होता है ये। बाकी विधानसभा का लिखिए, उसमें भी चुनाव खर्चा होता है। फिर देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है और समय की काफ़ी बर्बादी, समय की बर्बादी कई लोगों की, चुनाव आयोग की, सरकार की, मतदान कर्मी की और जनता की होती है। चुनाव आचार संहिता लगा रहता है हर एक, मतलब कि लोकसभा का चुनाव जो हुआ था 2019 का 75 डे कहीं ना कहीं ये चुनाव आचार संहिता लगा था। और इससे क्या होगा, पूरे देश में विकास के काम बंद, सरकार कोई काम ही नहीं करा सकती। 75 दिन समझिए, मतलब 1 महीने से भी, मतलब 2 महीने, ये तो लोकसभा की बात कर रहा हूँ। बाकी विधानसभा का चुनाव लगभग 20 दिन चलता है हर एक राज्य में। समझिए कि कितना अधिक समय का बर्बादी होता है। मतलब पूरा मतलब कि 365 दिन में समझिए कि देश जो है ना 170 दिन तक चुनावी माहौल में रहता है। कितना देश का मतलब समय और पैसे सबकी क्या होती है, बर्बादी होती है। आप ऐसे अपने मौलिकता शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। फिर नागरिक और सामान दोनों का समस्या हो जाता है। अब देखिए जब भी चुनाव कभी होता है तो आपका बस, ट्रेन, ट्रक में भीड़ भाड़ बहुत हो जाता है, प्रॉब्लम, गाड़ी नहीं मिलता है लोगों को चलने के लिए, ठीक है। ये सब बिजनेस ठप हो जाता है। उसके बाद आप लिखेंगे कि हाँ वही विकास वगैरह भी रुक ही जाता है। फिर चुनावी भाषण जब नेता लोग करते हैं तो इतना खतरनाक सब हिट स्पीच देंगे कि लगता है कि अब लड़ाई हो जाएगा, अब दंगा हो जाएगा। तो ये भी आप लिख सकते हैं। और जो है ना एक एग्जांपल दीजिएगा, 2019 में क्या हुआ था, उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही साथ हुआ था। और वहाँ हुआ था क्या कि जो स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे गौण नहीं हुए थे। वहाँ की जनता ने क्या किया, मतलब कि जो विधानसभा में राज्य के मुद्दे पर वोटिंग किया, इसलिए वहाँ नवीन पटनायक की सरकार बनी। और लोकसभा चुनाव जब रिजल्ट आया तो वहाँ पे दोनों जनता दल बीजेपी और जो वहाँ उसका जो उनका जो बीजू जो दल है उनको भी चुनाव वोट मिला था। तो इसका मतलब ये है कि आप ये फेवर में दे सकते हैं कि 19 में जो उड़ीसा में जो चुनाव हुआ विधानसभा लोकसभा का एक ही साथ हुआ और जनता उसको अलग से सेपरेट करके देखी कि नहीं भाई ये मेरा चुनावी राज का मुद्दा है और ये नेशनल इशू है। तो जनता इतनी समझदार है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं इसके फेवर में। इतना आप कम से कम लगभग इसको 5 तो नहीं, हाँ 4-5 पैराग्राफ में लिखेंगे। लगभग यहाँ पे 5 पैराग्राफ अगर लिखेंगे तो समझ 250-300 वर्ड तो आपका यही हो जाएगा। इतना कोशिश करेंगे। फिर अब विपक्ष में तर्क लिखेंगे कि पहला तो लिखेंगे लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ करने का ऐसा कहीं कोई जिक्र हमारे संविधान में है ही नहीं, पहली बात ये लिखेगा। दूसरा लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। यदि अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कई राज्यों में पहले ही भंग करना पड़ेगा। वो भी अगर मान लीजिए चुनाव एक साथ हमें करा दिया, बीच में राष्ट्रपति शासन लग गया या कुछ भी हो गया, सरकार गिर गई, तो फिर से हम कैसे आगे प्लानिंग करेंगे। ये कोई मतलब ये इसका कोई अभी तक उपाय नहीं निकला है। फिर कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा, ये लिख सकते हैं। 356 का प्रयोग अगर यहाँ कहीं हो गया समस्या और बढ़ जाएगी। लोकसभा विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं और 7 चुनाव से समस्याएं खड़ी हो सकती है, ठीक ना, ये भी लिख सकते हैं। बाकी कहीं ना कहीं जो ना संवैधानिक अर्जन है, संविधान का करना पड़ेगा संशोधन, 15 से अधिक राज्यों की लेनी पड़ेगी सहमति, होगा कि नहीं होगा ये काफ़ी समस्या है। और धन के व्यय को नहीं रोका जा सकता। देखिए पैसा तो खर्चा होगा ही, चाहे एक साथ कराइए या अलग अलग कराइए, ये भी समस्या हो सकता है। बाकी मानव संसाधन अपने पास कम है, चुनाव आयोग के पास उतनी संरचना नहीं कि एक साथ उतने लोगों का वोटिंग हो सके, ये दिखा सकते हैं, ठीक ना। तो अधिक मशीन खरीदना पड़ेगा, ईवीएम बनाना पड़ेगा, वीवीपैट मशीन बनाना पड़ेगा,
मतलब कि जो वोटिंग करवाएंगे जो हमारे कर्मी उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं कई सारी समस्या आप है जो इसके आप अगेंस्ट में लिख सकते हैं। तो आप अंतिम में ये लिखेंगे कि ठीक है, इस प्रकार एक नेशन एक चुनाव लोकतंत्र पर जहाँ कुछ संभावनाएं दिखा रही है वहीं कुछ चुनौतियां भी है। अतः आवश्यक है पहला क्या काम करना चाहिए, सभी दलों से बातचीत कीजिए। हाँ भाई ऐसा करने जा रहे हैं, क्या आप लोग सहमत हैं या नहीं। जो इस पर असहमति दर्ज करें उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। हाँ भाई ये इसमें हो जाएगा। अगला क्या होना चाहिए, लॉजिस्टिक, जब मशीन की बात हो या भी और भी जो मानव संसाधन हो या चुनाव आयोग में कुछ पावर देना हो, ये सब हमको करना चाहिए। दूसरा कहीं ना कहीं जो अन्य चुनाव सुधार है उस पर फोकस करना, जातिवाद है, आपका फेक न्यूज़ है, हेट न्यूज़ है, फंडिंग का इशू है, ये सब पर और हमको सुधार करना चाहिए। बाकी लेकिन एक चीज़ और इसमें हो सकता है कि पहले हमको शुरुआती दौर में ऐसे राज्य जहां चुनाव 1 या 2 महीने के अंतराल में है उसको एक साथ कराने का प्रयास किया जाना। जैसे कि अभी कई जगह राज्यों में ऐसा है कि एक ही साथ 3-4 आयोग चुनाव करा लिए जाते हैं, वैसे ही हमको कम से कम 10 राज्य है जो जिसका 1-2 महीने में अंतराल में चुनाव होने वाले हैं, एक ही साथ करा लेते हैं। तो ये भी कर सकते हैं आप। तब धीरे धीरे क्या करेंगे कि जब देखिए एक तो क्या करेंगे, जितने भी राज्य की विधानसभा हैं उसमें जहां 1-2 महीने का अंतर है उसको एक साथ चुनाव करा लिया जाए। बाकी जब लोकसभा जब चुनाव होगा तो उसके साथ कुछ राज्यों का करा लिया जाए। इससे क्या होगा कि हम बहुत समस्या को समाधान कर सकते हैं। तब बाद में 1 नेशन 1 कंट्री की ओर हम धीरे धीरे क्या होंगे आएंगे और जनता भी थोड़ा सा मेच्योर हो जाएगी और अच्छे से। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के राजनेताओं को समझना पड़ेगा, ये पार्टी के ऊपर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई हम इस चीज़ को लागू करें। पार्टी के अंदर ही चीज़ें सही नहीं तो और कैसे सही होगा, आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। तो अंतिम में वहाँ की एक बेहतर अच्छा एक मतलब कि कॉन्सेप्ट है। अतः इसमें हमको सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करके तभी हमको इस पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय ही परिवर्तन ही संसार का नियम है और चुनाव सुधार जब तक देश में नहीं होगा तब तक राजनीतिक में जो अच्छी चीज़ें नहीं होगा। तो ऐसे करके आप पॉजिटिव वे में आप आंसर को लिख सकते हैं और ये आराम से जितना मैं बताया इसमें आप 1000 वर्ड से आप एक्स्ट्रा ही लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही वर्निंग इशू है, सेकुलर पॉलिटिक्स नीड एंड चेंज, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति के सामने क्या आवश्यक क्यों है और इसमें क्या चुनौतियां हैं। देखिए इसका क्वेश्चन थीम सिंपल से ही है, आप इसमें इंट्रोडक्शन तो ठीक है जो लिखना लिख ही दीजिएगा। इसमें बॉडी पार्ट में वही कि दिखाइए कि हमारा देश एंशियंट टाइम से कहीं ना कहीं सेकुलर रहा है, ठीक ना। एंशियंट टाइम से लेके मॉडर्न काल तक आइए, अभी तक आइए, लेकिन अब दिखाइए कि हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है आज़ादी से लेकर अभी तक में जो हमको कहीं ना कहीं एक धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर स्टेट होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, ठीक ना। इसलिए हमको ये नीड है इस राजनीति और इसके सामने क्या क्या समस्या है ये आपको दिखाना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक करके लिखें आराम से 1000 शब्द में आप इसको पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आइए, अगर कभी इस टॉपिक से कोई भी अगर ऐसे आएगा आपके पास कुछ कोटेशन कुछ जो है ना पोयम या लाइन होना चाहिए। तो एक मुनव्वर राना का एक लाइन है कि हमारे मुल्क में इंसान अब घर में नहीं रहते, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम कहीं ईसाई लिखा है, यह दुख शायद हमारी ज़िंदगी के साथ जाएगा कि जो दिल पर लगा है तीर उस पर भाई लिखा है। मतलब कि अपने लोग हमको मार रहे हैं। ये एक आप अच्छा लाइन आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि गोपाल दास नीरज एक बहुत बड़े साहित्यकार का है आदमी, इनका कहना है कि चांद को छू चले आए हैं विज्ञान के पंख, तो चांद को छू चले आए हैं विज्ञान के पंख, देखना ये है कि इंसान कहाँ तक पहुँचे। मतलब कि क्या इंसान जाति धर्म में अभी पड़ा हुआ है, आप ये भी कटाक्ष करके मतलब कि ऐसे को आगे बढ़ा सकते हैं। एक और यहाँ पे है कि ईश्वर क्या है, एक दुकान है, कितने धर्मों से अपना सफल व्यवसाय करता है, ईश्वर का धंधा कभी घाटे में नहीं चलता है। ये लीलाधर मंडलोई का ये लाइन है, ये भी आप यूज कर सकते हैं धार्मिक राजनीति को लेकर कटाक्ष के रूप में। एक और है अडम गोंडवी का, हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छोड़िए, अपनी कुर्सी के जज्बात को मत छोड़िए, गलतियाँ बाबर की थी जुम्मन का फिर घर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छोड़िए। ये काफ़ी मतलब कि अगर आप अंतिम अगर जो धर्मनिरपेक्ष पर अगर कोई भी अगर आ जाए ऐसे लिखने, अंतिम में एक आशा भरी निगाह से जो है ना आप उस ऐसे को ख़त्म कर सकते हो और ये लाइन सबसे परफेक्ट वहाँ पे बैठेगा। तो मेरा देखिए प्रयास सिर्फ यही है कि इसके बाद आपको इस थोड़ा, क्योंकि मैं बार बोलता हूँ कि ऐसे कोई लिखने आपको सिखा नहीं सकता, ये आर्ट है और सिर्फ मैं आपको ये बता इसमें आप ये बात डालना है, बाकी इससे भी बेहतर आप लिख सकते हैं। मैं कई अपने हर एक लेक्चर में यही बोलता हूँ, ये सिर्फ आपका एक हाँ की मॉडल है कि इसमें आप ये डालिए, इससे भी बेहतर करने का आप प्रयास कीजिए और कई लोग किए भी है जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
ठीक ना। बाकी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। अभी तक इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं लगभग ने आंसर ऐसे लिखे हैं, बहुत लोगों का अच्छा भी है। बस हाँ, अभी और बचे हुए जो अपने पास जो 25-30 दिन के आसपास है उसमें पर डे 1 या 2 ऐसे लिखिए और हर एक टॉपिक पे लिखिए। और लगभग मैं हर एक टॉपिक करा ही दे रहा हूँ, मतलब पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, सोशल का हो, इंटरनेशनल का हो, करंट का हो, हर एक इशू पर आपका ऐसे हम लिखवा दें। और चूंकि ये तो कोई गारंटी नहीं ले सकता कि हाँ यही आएगा, लेकिन हाँ अगर इतना करके जाएगा तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा 3 ऐसे आपको मिल जाएगा जो कि इस जो आपने प्रैक्टिस किया वो वहाँ आपको काम आ जाएगा। सेम टू सेम तो ऐसे का गारंटी कोई लेगा ही नहीं, क्यों कोई लेगा। हाँ लेकिन ये इतना करने के बाद जो है ना उसी के रेंज में आएगा क्वेश्चन, आप उसको आराम से वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन हाँ प्रैक्टिस 3 घंटे में आपको 3 को ऐसे का लिख के करना पड़ेगा। 8 से लेकर 1000 शब्दों में टू द पॉइंट बात को रखिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखिए, ज़्यादा कम लिखिए। स्टेटमेंट, प्रोवर्ब, कोटेशन, लाइन्स का लगभग एक ऐसे में 5-6 अगर यूज करें कोई दिक्कत नहीं है। जितना अच्छा करेंगे उतना और अब मार्क्स आपको मिलने का चांस होगा। तो बाकी अब यहाँ पे देखिए इसमें बॉडी पार्ट में आप कोई भी एक इसमें लाइन लेके स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप इसमें दिखा सकते हैं कि जब हम आज़ाद हुए थे तो कहीं ना कहीं हम एक कंट्री थे, आर्टिकल 25 का जिक्र कर सकते थे, 14 का जिक्र कर सकते थे इतना। फिर आप क्वेश्चन उठाएंगे आखिर ऐसा क्या वजह हो गया कि आज़ादी के इतने दिनों के बाद हम कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है ना एक फिगर की बात हम करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों, कौन सी आखिर ऐसा क्या नीड हो गया और इसके सामने आखिर क्या चुनौती, ऐसे क्वेश्चन राइज करके तब आंसर का बॉडी पार्ट आप लिखने क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। इसमें लिखिए बॉडी पार्ट में कि पहले दिखाइए सेकुलर क्या है, हमारे संविधान में क्या क्या इसका प्रोविजन है, प्रेम्बल क्या कहता है, कुछ कोटेशन महात्मा गांधी का, BR अम्बेडकर का या जवाहरलाल नेहरू का काफ़ी अच्छा कोटेशन है, उसको गूगल में सर्च कीजिए और यहाँ लिखिए। फिर आप दिखाइए कि ये जो ना सेकुलर जो है, सेकुलरिज्म है इंडिया में कोई नई बात नहीं है, बल्कि एंशियंट काल से ही, चाहे वैदिक काल देखिए, बौद्ध जैन सब धर्मों की बात करते थे। अशोक देखिए तो उसका अलग उनका तो लिखिए। फिर गुप्त काल में देखिए, भले ही वो वैष्णव धर्म, लेकिन वो सभी धर्मों के धर्म एक कला उनका था। बाकी पाल कलाम देखिए, सभी धर्मों के जो है ना आपको आर्ट एंड कल्चर मिल जाएगा। फिर मेराबल में लिखिए कि अकबर लिखिए, कृष्णदेव राय का लिखिए। बाकी एक कश्मीर में एक शासक थे उनका बात लिखिए। कुछ ऐसे साहित्य का लिखिए जहाँ पे इस तरह की बात निकल के सामने आती है। तो आप एंशियंट मेराबल का बात लिखिए। फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री में आइए, 1857 का क्रांति में हिंदू मुस्लिम एक मिलकर लड़े, खिलाफत मूवमेंट का बात लिखिए। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जिससे डिवाइड एंड रूल आया अंग्रेज़ों का, फिर 2 नेशन थ्योरी आ गया, देश का बंटवारा हो गया, और अंग्रेज़ों का आया, कॉमनवेल्थ अवार्ड आया, और देश का क्या हो गया, विभाजन। तभी से हमारे देश में ना कहीं सेकुलर जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम आ गया सेकुलर में। फिर आप लिखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस में अगर देखा है तो संविधान में सभी धर्मों को बराबर मान्यता दिया गया। 42 के संविधान संशोधन के माध्यम से हमने अपने संविधान के प्रस्तावना में बात जोड़ा, सेकुलर टर्म जोड़ा, ठीक ना। उसके बाद लेकिन उसके बाद भी ऐसी कैसे घटनाएं हुए, 1984 का सिख दंगा हुआ, फिर बाबरी मस्जिद का घटना हुआ, गोधरा कांड हुआ, मुजफ्फरपुर का घटना हुआ, पुणे नगर हुआ, फिर दिल्ली का दंगा हुआ, फिर अभी सासाराम नालंदा में हुआ। ऐसी कई सारी जो चीज़ें हैं जहाँ पे देखा जा रहा है कि जो है ना धार्मिक आधार पर जो राजनीति खेली जा रही है और चुनाव में माहौल काफ़ी गर्म होता है। धर्म के नाम पे अली तो कोई क्या क्या कैसे बोल देते हैं। तो ये आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं कैसे देश में अभी चीज़ें हो रहा है, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है दिखने। फिर वर्तमान वही कि अभी दिखाइए कि राजनीति में संप्रदायवाद आ गया है, धार्मिक उन्माद हो रहा है, चुनाव में हेट स्पीच हो रहा है, धर्म के नाम पे वोट लोक स्वराज को मांगा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो जा रहा है, लव जिहाद का मामला लिखिए, धर्म परिवर्तन लिख दीजिए, बुर्का विवाद हो जा रहा है। संगीत में भी देखिए लोग गाने में भी धर्म और धर्म के एंगल ढूंढ लेते हैं। फिर फिल्म में देखिए, विज्ञापन में कई सारा देखिएगा विवाद हो जाता है, ठीक ना। फिर खालिस्तान का मुद्दा लिख सकते हैं। 3 तलाक में देखिए लोग हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं। तो मतलब ये सब आप बातों को लिखिए कि वर्तमान में ऐसे कई सारे इशू हैं जहाँ पे ना हम एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति होना बहुत ही आवश्यक है। ये सब समस्या दिखाइए, तब लिखिए कि हमको क्यों नीड है, तब लिखिए कि हमें जो है ना सेकुलर होना हमारे लिए कहीं ना कहीं एक नैतिकता का विषय है, इथिक्स का सब्जेक्ट है। अगर हम नैतिक होंगे, अगर आचरण सही होगा तो चीज़ें और भी बेहतर होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब है। अगर हम इस तरह अगर जो ये मार काट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर हम बढ़ जाएंगे तो फिर देश में किसी और का अटैक हो जाएगा, हमारे देश को कोई लूट सकता है या गुलाम बना सकता है। फिर कई धर्मों के नागरिक हमारे यहाँ रहते हैं, सिख हिंदू सिख मुस्लिम सब लोग रहते हैं। अब हम लोग इतने अलग अलग डाइवर्सिफाई लोग हैं, अब किसी एक धर्म को लेकर चलना तो गलत बात है। हमारा कहने का गंगा जमनी कल्चर रहा है पिछले 200-300-400 वर्षों से, उसको हमको नहीं भूलना चाहिए। फिर आगे हमको नीड इसलिए है कि देश में कई समस्या, देखिए धर्म की राजनीति
ये तो गलत चीज़ है ना। इसके अलावा हमारे देश में अगर राजनीति करना है आपको तो कीजिए, गरीबी के नाम पे कीजिए, भुखमरी खत्म कीजिए, महिला सुरक्षा दीजिए, चुनाव का विषय होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, मामला काफ़ी उल्टा हो जाता है। तो लिखिए कि हमको चुनाव धर्म की राजनीति ऊपर उठ के हमको जो मेन इशू जनता का है उस पर हमको बात करना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ऐसी कई सारी समस्या हैं जहाँ ये चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, ना कि हमको धर्म का मुद्दा होना चाहिए। फिर आप लिखिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए जो है ना, सेकुलर होना बहुत ही ज़रूरी है। और दुनिया में चूँकि हम विश्व गुरु का सपना देखे हुए हैं और 247 तक विकसित राष्ट्र का सपना देखे हुए हैं, अमृतकाल हम लोग अब मनाने जा रहे हैं, G20 का बैठक हो रहा है, विश्व गुरु बनना है, तो इसलिए हमको प्रत्येक नागरिक की प्रगति होगा तभी देश की प्रगति होगा। इसलिए हमको जो एक सेकुलर कंट्री या सेकुलर पॉलिटिक्स होना बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है। अब यहाँ दिखा इसमें सामने क्या क्या समस्या है। फर्स्ट समस्या लिखिए, आए दिन देखते होंगे कि राष्ट्रवाद, किसी विशेष धर्म के लोग को हम लोग शक के निगाह से देखते हैं, यार ये तो देश विरोधी ही है, ऐसा ये भावना हम लोग में नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर का जिक्र कर सकते हैं, वो धार्मिक उन्माद की बात नहीं करते थे। आप गांधी जी का यहाँ कोट यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे यही है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाकर हिंदू मुस्लिम में बड़बड़ा किया जा रहा है, और जबकि विभाजन का दंश तो सभी ने झेला है। और जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सबने लड़ा है। तो आज आप राष्ट्रवाद के नाम पे किसी विशेष धर्म के लोगों को कुछ बोल दें तो ये गलत बात है। आप देखिए, जब भी कभी वो होता है, क्रिकेट का मैच होता है, अगर वहाँ किसी ने कैच छोड़ दिया किसी अदर धर्म के लोगों ने, उस पर लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं देश की जो हार्मोनी है, देश की एकता अखंडता के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा है ये, और देश बंटने की कोशिश में हो जाता है। खालिस्तान मुद्दा इसी उठता है। तो आप यहाँ पे जिक्र करें, मतलब करंट इशू को जोड़ें, क्रिकेट का भी लिख सकते हैं। बाकी फिर वही आज़ादी की लड़ाई में सबका योगदान था। और मीडिया जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसका रोल तो इतना भी मतलब कि निगेटिव हो गया तो उसको कुछ कहना ही नहीं। आज देखिए, जैसे शाम 5 होता है, वही धर्म, वही लव जिहाद, वही धर्म, मतलब उनका डिबेट का इशू कुछ ऐसा होता है। और जो कहीं ना कहीं सेकुलर कंट्री हम बनेंगे उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा यही लोग हैं, मतलब कि मीडिया। वो भी जिस तरह से अभी सोशल मीडिया आ चुका है, फेक न्यूज़। तो आप यहाँ पर लिखा है कि सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, यूट्यूब, ट्विटर पे इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे देश के सेकुलर स्टेट पर एक कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा करता है। और यही सबसे बड़ा हमारे सामने क्या है, चैलेंजेज है। उसके बाद देश में वो शिक्षा है, बेरोजगारी है। अब बेरोजगार लोगों को धर्म के नाम पे तो आराम से आप खरीद सकते हैं, कुछ भी बुलवा सकते हैं। फिर गरीबी है, और सबसे बड़ी है वोट बैंक की राजनीति, लोग का जाने रहा है, भ्रष्टाचार है। तो आप वोट बैंक की राजनीति साउथ इंडिया में भी, नॉर्थ में हमको देखने को मिलता है, आप जिक्र कर दें। तो अब इन सब समस्या चुनौती को दिखा दीजिएगा, तब अंतिम लिखिएगा। चूँकि आपका जो है ना सेकुलर कंट्री हमारे प्रेम्बल में है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हमको नहीं छोड़ना है, वही विश्व गुरु बनना है। अमृतकाल चल रहा है, आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। अगर हम इन सब मुद्दों पर अगर अटके रहेंगे तो देश कभी आगे नहीं बन पाएगा। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को बैठकर इसके बारे में विचार करना चाहिए। कोई भी हेट स्पीच ना दें, एक मोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए, सब एक अनुशासन संहिता बनना चाहिए कि हर एक पार्टी इसके अंदर में काम करेगी, कोई हेट स्पीच नहीं देगा, और राजनीति में धर्म का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा। और वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि पूरा दुनिया है हमारा घर या आंगन है, ऐसे हमको करना चाहिए। और देश की आंतरिक समस्या को हमको मिलजुल कर सॉल्व करना चाहिए, तभी देश एक बेहतर होगा। यहाँ के बच्चे के भविष्य बेहतर होंगे, चीज़ें स्कूल कॉलेज सब अच्छे चलेंगे। धर्म को हर एक चीज़ में करना है, धर्म एक आस्था का विषय है, धर्म को व्यक्तिगत छोड़ना चाहिए। सरकार का काम है देश के जनता की गरीबी भुखमरी को दूर करना, और जनता को भी इसी पर टिका होना। जनता को हमेशा इसी मुद्दे पर बात करनी चाहिए, ना कोई धर्म या आस्था का विषय। अपना बात है अपना कीजिए, बट जो प्रॉब्लम है उस पर हमको रहना चाहिए, तभी देश एक बेहतर बन सकता है। विश्व गुरु ऐसे करके आप आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए, बोलने का बताने का बहुत कुछ है। अब बात इसमें आपको जो और भी अच्छा लगे, जो मतलब बहुत ऐसा पॉइंट होगा जो कि आप बोले नहीं ये इसमें नहीं होना चाहिए, आप उसको हटा के अपना कोई बात लिखिएगा। क्योंकि ऐसे में अतुल सर ने कहा है कि ऐसे में आपकी दिखनी चाहिए मौलिकता नहीं तो ऐसे नहीं है वो, ठीक ना। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो बताया हूँ इसके जरिए आप अपने ऐसे मौलिकता लावें, ठीक ना। बाकी जो यूट्यूब पर ये वीडियो हमारे देख रहे हैं तो उनका लिए PDF जो है ना, ये मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर PDF कर लीजिएगा। बाकी जिनको लिखना है व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, लिख कर उस ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। बाकी अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।